लोग ये जो सब कैटेगरी का मसला है, इसको हम इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी लागू करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जितनी हमसे होगी हम लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब तक ये जो डीएससी समाज के लोग हैं या जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके नेता विधानसभाओं में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मंत्री वो जब तक नहीं बनेंगे, वो इस समाज की लड़ाई कौन कैसे लड़ेंगे? अब गवाई साहब की आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इसके अंदर, अगर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां आंख बंद करके बैठी हैं और वो ये नहीं देख रही हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से महरूम रह गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी आंख बंद कर ले अपनी? वो नहीं देखे इस चीज को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन सरकारों ने आंखें बंद कर रखी है, इनको एजुकेशन नहीं मिल रही प्रॉपर, इनको रिजर्वेशन का सर्विस बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको बेनिफिट दिया जाए। समाज की बात करते थे, मैं भी 20-25 साल से सुन रहा हूं और हमें यही ज्ञान दिया जाता था कि आरएसएस सबसे खतरनाक है, इसमें नहीं जाना। हम नहीं गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि आरएसएस में जो ये लोग मना कर रहे हैं, इन्हीं के लोग ज्यादा हैं। हम तो, हमारे लोग तो ज्यादातर, ये लोग बोलते भी तो अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे नहीं है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई नाली में काम कर रहा है, कोई गटर में काम कर रहा है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आपके सारे के सारे लोग आरएसएस में काम करते हैं, बड़े बड़े, और सारे पढ़े लिखे करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और एक बार फिर से एडवोकेट रमेश बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार वर्गीकरण पे वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो लगातार हमारे सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं, वो भी कानूनी और तथ्यात्मक बातें रखते हैं। तो रमेश जी, वर्गीकरण को लेकर आप आगे की आपकी क्या लड़ाई रहेगी? आप जो पूछ रहे हो भी हम इसको लड़ाई को कैसे लड़ेंगे, आगे क्या करेंगे, इनफैक्ट ये लड़ाई नहीं है ये, और ना ही हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो निर्णय उन्होंने दिया है वो सरकारें लागू करेगी। इसमें इसमें हमें तो लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ तो वो लोग रहे हैं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। जिनके फेवर में फैसला है वो लड़ रहे हैं इस चीज को, वो तो दे आर हैप्पी, खुश है इस चीज से। चलो भाई, 75-76 साल के आजादी के बाद में, या ये कहें कि संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद में ये फैसला आया है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो मंशा थी, संविधान को जो बनाने वाले लोग थे, जिन लोगों ने ये रिजर्वेशन का जो प्रावधान संविधान के अंदर किया, उन लोगों की मंशा थी कि भाई जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग डिप्राइव्ड है, जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया। तो उस जो रिजर्वेशन से कुछ लोग ऊपर आ गए, कुछ विशेष लोग ऊपर आ गए, लेकिन जो नीचे तक के लोग थे उन लोगों तक ये नहीं पहुंच पाई रिजर्वेशन। 76 साल में नहीं पहुंच पा रही, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा, इसका संज्ञान लिया और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में और कानूनी रूप के दायरे में रह करके इस देश में ये व्यवस्था उन्होंने लागू करने के लिए सभी सरकारों के ऊपर छोड़ा। जैसे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट है, जिसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, तो सभी स्टेट को, सभी राज्यों को यह अधिकार है कि वो अपने राज्य में अपने नागरिकों के लिए, उनके बेनिफिट के लिए एजुकेशनल और जो है ना सर्विसेज के मैटर, या कोई भी वो ऐसा कानून बना सकती है जो उस राज्य सरकार को लगे कि वो कानून उन लोगों के लिए जरूरी है, तो सरकारें बना सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको मालूम होगा भी पंजाब सरकार ने बनाया 74 में, हरियाणा में बनाया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, हालांकि यूपी में भी राजनाथ सिंह ने इसकी पहल करी थी, लेकिन वो किसी कारणों से इन्होंने लागू नहीं होने दिया। तो ये तो सरकारों का दायित्व है कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध किया जाए। ये रिजर्वेशन का भी जो मसला है सर, अब तो डीएससी समाज की मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रिजर्वेशन का मसला है, ये नीचे जो लोग रह गए उनको बराबरी का लाने का तो मसला है। तो जो लोग नीचे छूट गए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान पहले सबके लिए किया था रिजर्वेशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में, और अब सरकारें जो करेगी इस क्या बोलते डिसीजन के जो आने के बाद में, वो सरकारें करेगी भी जो बिल्कुल पीछे छूट गए हैं, जिन तक इसका फायदा नहीं पहुंचा है इस रिजर्वेशन का, उन लोगों तक इसका फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कानून बनाएगी। सरकार अपने भाई जो उनका मैनिफेस्टो होगा उसके अंदर लेकर के आएगी, बिल पास करेगी और उन लोगों के लिए कानून बनाएगी जो पीछे छूट गए। उनको एजुकेशन कैसे ज्यादा से ज्यादा दी जाए, है ना जी, उनको सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। और मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि ये बात यहीं तक ही नहीं रुकने देंगे हम लोग। ये जो सब कैटेगरी का मसला है,
इसको हम इसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी लागू करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, जितनी हमसे होगी हम लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स में जब तक ये जो डीएससी समाज के लोग हैं या जो वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके नेता विधानसभाओं में नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मंत्री वो जब तक नहीं बनेंगे, वो इस समाज की लड़ाई कौन कैसे लड़ेंगे? अभी जितने भी मंत्री और संतरी जितने भी हैं, वो लोग वो हैं जो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वो लोग हैं इस चीज के लिए। लेकिन अब तो वकालत करने लगे हैं ना सर डीएससी समाज के लोग। कौन अभी वकालत? हाल ही में चंद्रशेखर ने कल अपनी स्पीच में कहा है कि मैं डीएससी समाज के लिए लड़ूंगा और उनके लिए बड़ी रैली करूंगा, इस तरीके की तमाम बातें कही हैं। देखो ऐसा है, अगर चंद्रशेखर साहब को ये बात समझ में आ गई है तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अच्छी बात है। उन्हें लेट समझ में आई, हालांकि ये नेताओं के बयान है, ये कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी समझ में ये बात आ गई तो मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा, अच्छी बात है। अगर उनको इतनी समझ आ गई कि उनके लिए वो आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, तो जी ये वेलकम करने वाली बात उनके लिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब चंद्रशेखर साहब के लिए ये जो पार्टी का इनको बनाया गया है ना, दिल्ली में इनका हुआ था, ये जो है आंध्रा भवन के आसपास, उसमें जो है इनका कार्यक्रम इनको जो है घोषित किया गया कि इनको लीडर हमारा चुना गया, तब ये चुने गए। तो उसके बाद में ये जो बहुजन समाज का जो नारा लगाने वाले लोग हैं, या ये मूल निवासी समाज का जो नारा लगाने वाले लोग हैं, इन लोगों ने देश में बड़ी तूफान मचाया तब भी कि ये चंद्रशेखर आजाद जो हैं ये आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, ये उन लोगों ने इसको पैदा किया है, ये बीएसपी को खत्म करना चाहते हैं, ये जो बहुजन की मूवमेंट उसे खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इनको लेकर के आए हैं। और जब ये बिहार के इलेक्शनों में जाते हैं, बिहार के इलेक्शनों में जाते हैं और रैलियों में जाते हैं, तो उस टाइम ये हेलीकॉप्टर्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, तब यही लोग उसके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जो ना कांग्रेस में बिक गए हैं, कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, उनके फंडिंग के थ्रू ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज इनके पास कहां से पैसा आ गया। तो मतलब सारे के सारे कार्यक्रम यही लोग करते हैं। और जब चंद्रशेखर जी ने ये आंदोलन शुरू करा, लड़ाई शुरू करी, तो सबसे पहले जिस जाति का चंद्रशेखर साहब आज विरोध कर रहे हैं, उसी जाति के लोगों ने चंद्रशेखर साहब को अपने कंधे पर बैठाया, उनको मजबूत किया, हर जगह लड़ाई में लड़ने के लिए उनके साथ नहीं रहे, उनके पीछे नहीं रहे, उनसे आगे उनकी ढाल बन के रहे। लेकिन जब संविधान सम्मत कोई निर्णय ऐसा आया, और उन लोगों के लिए, ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं था जिसको टारगेट आप सभी लोग और आप ये मीडिया के लोग विशेष तौर से कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो कि एक जाति का ऐसा सिस्टम है, अरे इस जाति में तो बहुत सारी 36 जातियां, सैकड़ों और दूसरी जातियां, दूसरे देश स्टेटों में हम देखेंगे तो बहुत सारी जातियां, उन सबके बेनिफिट के लिए, लेकिन आप सिर्फ टारगेट एक जाति को कर रहे हो। तो वो एक जाति के लोगों ने चंद्रशेखर साहब के लिए बहुत कुछ किया। और मैं यहां तक कहूंगा कि उनको ये जो यहाँ पर एमपी भी जो यहाँ से चुनवाया गया, इसमें भी इस जाति के लोगों का विशेष योगदान है, विशेष योगदान है। लेकिन जब जिन लोगों के लिए अधिकारों की बात आई, तो चंद्रशेखर जी ने बगैर सोचे समझे, बगैर उस निर्णय को देखे, मुझे लगता नहीं कि आज तक भी उन्होंने देखा होगा या किसी ने उसको पढ़ाया भी होगा कि इसके अंदर है क्या, वो तुरंत इस चीज पे आ गए हैं कि ये निर्णय गलत है, ये इसको नहीं होना चाहिए, नहीं इसलिए होना चाहिए उनके अनुसार। और इन बहुजन लोगों की जो बात करते हैं उनके अनुसार, कि वो नहीं चाहते कि जो नीचे लोग रह गए हैं वो लोग ऊपर आए। लेकिन वो तो कह रहे हैं ये दुश्मनों की चाल है। कौन से दुश्मनों की चाल है? किस दुश्मन, मतलब आपस में बांटना चाह रहे हैं। किस दुश्मनों की चाल है? वो कहते हैं बीजेपी आरएसएस की चाल है, ये इससे समाज जो बढ़ जाएगा। ये बीजेपी और आरएसएस ने की चाल है, मतलब कि ये निर्णय उनने दिलवाया है जी। हाँ नहीं, देखो ये जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, ये वर्गीकरण जो किया है ना, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं थोड़ा अपडेट कर दूं, ये मीडिया वालों को भी, आप लोगों को, साहब वो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए सारे मनुवादी है। मैं ये कह रहा हूं, चलो वो जो कह रहे हैं उनको किसी की जबान को लगाम नहीं दे सकते, रोक नहीं सकते, कोई कुछ भी कह सकता है, ये आजाद भारत है, ये बाबा साहब की कृपा है, तुम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी जो है ना किसी को भी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो बोल रहे हो आप। लेकिन आप जो ऐसा बोल रहे हो कि भाई ये जो वर्गीकरण है ठीक नहीं है, इससे समाज बढ़ जाएगा, अरे वर्गीकरण तो आपने किया है, आपने बहुत पहले से वर्गीकरण कर दिया इसका। तो जब आप दूसरे लोगों की हकमारी करोगे, दूसरे लोगों को आगे आने नहीं दोगे, तो वर्गीकरण तो आपने कर दिया है। यहाँ तो बाद में वर्गीकरण करना हुआ है, और अभी भी आप वर्गीकरण कर रहे हो। जिन लोगों को अधिकार मिलने की बात हो रही है, वर्गीकरण कोई हो रहा है, ये किसी जाति को किसी के अगेंस्ट में कोई लाया जा रहा है। इसमें यही तो करा गया है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उन लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए। आपने जजमेंट को मुझे लग रहा है किसी ने भी देखा नहीं है। इसमें जो अपने गवाई साहब की आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है इसके अंदर, अगर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां आंख बंद करके बैठी हैं और वो ये नहीं देख रही हैं कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा
इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से महरूम रह गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी आंख बंद कर ली अपनी? वो नहीं देखे इस चीज को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिन सरकारों ने आंखें बंद कर रखी है, इनको एजुकेशन नहीं मिल रही प्रॉपर, इनको रिजर्वेशन का सर्विस बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनको बेनिफिट दिया जाए। वो सरकारें अपने यहाँ पर प्रावधान करे, वो लोग जो पीछे छूट गए उनके लिए विशेष प्रावधान करे। और ये जो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि भाई आरएसएस के लोग हैं, उनके उसमें लोग हैं, भाई आरएसएस में आप लोगों से जो बहुजन समाज की बात करते थे, मैं भी 20-25 साल से सुन रहा हूँ, और हमें यही ज्ञान दिया जाता था कि आरएसएस सबसे खतरनाक है, इसमें नहीं जाना। हम नहीं गए, लेकिन हम ये देखते हैं कि आरएसएस में जो ये लोग मना कर रहे हैं, इन्हीं के लोग ज्यादा हैं। हम तो, हमारे लोग तो ज्यादातर, ये लोग बोलते भी तो अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे नहीं है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई नाली में काम कर रहा है, कोई गटर में काम कर रहा है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, आपके सारे के सारे लोग आरएसएस में काम करते हैं, बड़े बड़े, और सारे पढ़े लिखे करते हैं। मैं अभी भी आपको बता भी सकता हूँ, पर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, सिविल सर्वेंट जो रहे हैं, आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, वो आज भी लगे हुए हैं। और आप ये देखिए, आज की डेट में केंद्र सरकार में आरएसएस की सरकार है ना? कितने मंत्री हैं? वो कौन है मंत्री? वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के हैं क्या? समाजवादी पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? आरएसएस के ही है ना? किस जाति के हैं वो? आपकी जाति के हैं सारे के सारे। आप हमें ज्ञान देते हो, दूसरों को ज्ञान देते हो लोगों को कि आरएसएस में मत जाइए, खुद आरएसएस में रहते हो। हम लोगों को बताते हो कांग्रेस में मत जाना, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, रिजर्वेशन कुछ लिया। आप सबने कांग्रेस में घुसे, आप लोग सभी आज भी आप घुस रहे हो कांग्रेस के अंदर। एजुकेशन का फायदा आपने सारा वहां कांग्रेस में जाके लिया, सर्विसेज का सारा फायदा आपने कांग्रेस में जाकर के लिया, पॉलिटिक्स का सारा फायदा आपने रिजर्वेशन का सारा वहां कांग्रेस में जाके लिया। और डीएससी समाज के लोगों को या दूसरे समाज या जो इस जाति के लोगों को आप बरगलाते हो, उन्हें कहते हो मत जाइएगा, ये बहुत खतरनाक है। मतलब सारे के सारा बेनिफिट लेने के लिए आप लोग कहीं पे भी चले जाओ, आपके लिए कोई बैन नहीं है, आपके लिए सब कुछ ठीक है, और इन लोगों को आप ज्ञान बांटते हो कि वहां मत जाइएगा, यहां मत जाइएगा, ये खतरनाक है। भाई ये दो बातें कैसे चलेगी? अरे ये जो आप जितनी भी बातें आज आप लोग कर रहे हो, ऐसी ही सारी की सारी बातें जब बाबा साहब ने ये आंदोलन लड़के हमारे लिए अधिकार लिए, तो ये शासक जाति के लोग करते थे, गांधी जी करते थे। ये देश बट जाएगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये धर्म खतरे में आ जाएगा। आज वही के वही डिट्टो वो सब चीजें, ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सब लोग वही भाषा बोल रहे हैं जो उस टाइम में शासक जाति के लोग बोलते थे। ये वही लोग आज भाषा बोल रहे हैं, एकदम उसी चीज को ये डिट्टो कर रहे हैं। तो अब लोगों ने देखना है कि भाई ये जो बोलने वाले लोग हैं, इनको किस तरीके से इनके साथ डील करना है आप